अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने में गूमगू का शिकार है। हुकूमत ये समझती है कि तहरीक इंसाफ ने अपने बयानिए से रियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हुकूमत अमली तौर पर पाबंदी लगाने से खाइफ दिखाई दे रही है। आज वफाकी काबीना के इजलास में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत बानी PTI, साबिक सदर और साबिक डेप्यूटी स्पीकर पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात चलाने के मामलात ज़ेर गौर आने थे, लेकिन आज इजलास में ये मामलात ज़ेर गौर ही नहीं आ सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज भी साने 9 मई के जिम्मेदारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 9 मई को गदर बचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से पाकिस्तान वारदातें कर रहा है। बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, सबको इल्म है कि वज़ीर आज़म हाउस के इर्द गिर्द वही आके उनके जत्थे आ गए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की। पूरी कौम जानती है आज वही नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ और उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। मादर वतन के खिलाफ, मासूम लोगों के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि आज भी एक मखसूस जमात पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रही है, तो फिर हुकूमत को इंतजार किस बात का है? हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की मंजूरी क्यों नहीं लेती? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तो वाज़े तौर पर यह बता चुके हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इसके रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात चलाने की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। तो आज काबीना के इजलास में इस हवाले से खामोशी क्यों थी? पहले भी 2 बार वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हुआ और आज जब इजलास हुआ तो वफाकी काबीना में ये मामला ज़ेर बहस ही नहीं लाए गए। इससे तो ये तासुर उभर रहा है कि ज़रूर कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। और अब अता तारड़ अपने बयान से यूटर्न लेते हुए कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कानूनी पहलू देख कर लगाई जाएगी। अब हुकूमत को तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए कानूनी पहलू देखने हैं तो पहले ये काम क्यों नहीं किया गया? क्या हुकूमत को ये नजर आ रहा है कि अगर मखसूस जमात पर पाबंदी लगा दी जाती है तो फिर अदालतें इस इकदाम को कलअदम करार दे देंगी? ऐसा लग रहा है कि पाबंदी का मामला हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। हुकूमत ने अब पाबंदी लगाने से पहले मजीद वक्त लेना है। दूसरी जानिब DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह वाज़े पैगाम हुकूमत को भी दे दिया गया है कि इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएं। अब ऐसे में हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के बारे में क्या हतमी फैसला करती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फैसल वोडा ये साफ साफ बता रहे हैं कि ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। अगर ये फैसला हो चुका है कि एक जमात ने 9 मई के जरिए इदारों की रिट को चैलेंज किया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी गुफ्तगू मरियम औरंगजेब भी कर रही। जुर्म इतराफ़े गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। एक जमहूरी सियासी जमात और एक दहशतगर्द जमात की डेफिनेशन में वाज़िया फर्क। आला अदलिया से मैं बड़ी अदब से ये गुजारिश करती हूँ कि आज आपको मुजरिम को सजा देनी पड़ेगी, वरना आपको अगर आप नहीं देंगे तो आपको कल को तमाम दहशतगर्द जमातों को, सियासी जमातों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बानी PTI को मफाहमत का पैगाम दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अगर बानी PTI अपनी गलतियों पर माफ़ी मांग ले और सियासी धारे में शामिल हो जाए तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। अब बात सीधी सी है, अगर हुकूमत अब भी इस इंतजार में है कि बानी PTI अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार करे और जारहाना सियासत को तर्क कर दे, तो फिर हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात ही ना करती। 9 मई के मरकजी किरदारों को अगर सजाएं नहीं दी जाती तो फिर इस तरह का वाक़या हो सकता है जैसे पहले भी तहरीक इंसाफ ने 2014 में इस्लामाबाद धरने के दौरान PTV, पार्लियामान और वज़ीर आज़म हाउस पर धावा बोला था। अगर पहले इस पर सजाएं दे दी जाती तो शायद आज साने 9 मई रहनुमा ही ना होता। लेकिन तहरीक इंसाफ तो अब भी अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं। अब तो सोशल मीडिया इदारों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जाती है मजीद उसको तकवीत मिल रही है। बकौल अता तारड़ रऊफ हसन की इब्तदाई तहकीकात में सामने आया कि उनके नासिर जो है उनके साथ राब्ते भी थे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रही थी। अब हुकूमत किस मखमसे का शिकार है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखील साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। मंदोखील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज भी लाइकली फेडरल कैबिनेट के अंदर ये एजेंडे में होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर आता, आर्टिकल 6 का मामला ज़ेर गौर आता, और जितनी स्ट्रेस दे रही है हुकूमत शद्दोमत से कह रही है कि PTI को बैन किया जाएगा, बानी PTI पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, मगर आज भी ये मामला एजेंडे पे ही नहीं आया, डिस्कशन ही नहीं हुई। क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट या वो तायद नहीं मिल रही जिस वजह से हुकूमत मखमसे में? देखिए, आपके अपने सवाल में जवाब मौजूद है कि न तो पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत की गई है, ना अभी देखो 2 खबरें आई है। वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने पहले बयान दिया कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। उसके बाद भी आपने बयान सुन लिए कि ख्वाजा आसिफ ने और
वो क्या के राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी मशावरत बाकी है, और आज की काबिने के इजलास आज भी अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, जबकि काबिने ने कहा नहीं, अभी एहतियाजियों को एतमाद में लेना है। तो आप खुद सोचो, हुकूमत के अपनी काबिना के मेंबरान एक दूसरे के साथ जो है ना वो इत्तफाक नहीं, इनकी बातों में तजाद है, तो यकीनन पीपल्स पार्टी ने कोई अभी फैसला नहीं किया है। मधु खेर साहब, अता तारड़ साहब इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? वो बार बार कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड भी है, पीपल्स पार्टी की पसे पर्दा जो तमाम रिक्वायर्ड तायद है वो भी हासिल है, यानी आपके बकौल बार बार कह रहे हैं, रिपीटेडली कह रहे हैं तारड़ साहब, और तारड़ साहब वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, तर्जुमानी करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? जब एक शख्स झूठ पे झूठ बोल रहा हो, उसके अपने वजीर उसकी झूठ को जुटला रहा होगा कि झूठ बोल रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा बोलने का? अपना सीनियर दिफा के वजीर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं नहीं, अभी कोई मशावरत नहीं हुई है। आज की काबीना का इजलास में ये बाकायदा हुआ कि एहतियाजियों को एतमाद में लेना है, तो अता तारड़ की बातें तो फिर झूठ का पलंदा ही हुआ ना। एक शख्स झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, उनके अपने लोग काबीना के मेंबरान उनकी जो है ना वो नहीं, लेकिन मधु खेर साहब, अता तारड़ साहब असल में उस वक्त का हिस्सा थे जो ईवान सदर में आसिफ जरदारी साहब से इस मामले पर उनको ब्रीफिंग देने के लिए और ऑन बोर्ड लेने के लिए पहुंचा था। हो सकता है प्रेसिडेंट साहब ने कोई ऐसी बात की हो जिससे अता तारड़ साहब को लगा हो कि नहीं, इस पे तो आसिफ जरदारी साहब की सपोर्ट हमें मैसर आ जाएगी। देखिए, आप जिस मीटिंग के हवाले दे रहे, उस मीटिंग से पहले अता तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, उससे पहले है ना, और फिर उसके बाद 2 वजीरों का मैंने हवाला दिया है। आज काबीना पूरा ये कह रही कि एतमाद में लाना है एहतियाजियों को, तो फिर दोबारा अता तारड़ को झूठ साबित हो गया। तो आप उस मीटिंग जरूर भी है, उस मीटिंग में ये हुआ कि हम सीएसी का इजलास बुला के उसमें फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है हुजूर। अब हुकूमत की सुबकी होने का मतलब है कि पीपल्स पार्टी उसी हुकूमत में है जिसकी सुबकी हो रही है, तो पीपल्स पार्टी खुद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला ले या बता दे कि भाई हमने नहीं इस पे तायद देनी, हुकूमत को पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, पीटीआई पे आर्टिकल 6 नहीं इंपोज होना चाहिए, आपको क्लैरिटी दे दे ताकि हुकूमत भी उसमें मखमसे में ना रहे। अच्छा, तो आपको उसको ज्यादा जल्दी है कि हम अभी 5 मिनट के अंदर क्लैरिटी दे? हमारी पार्टी है, हमारी मर्जी है, जब इजलास बुलाए तो मीडिया के प्रेशर में तो नहीं बुलाएंगे, नंबर 1 बात। दूसरा सवाल आपने किया कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तो कोई हिस्सा नहीं है। आपको किसने बोला कि हम हुकूमत का हिस्सा है? हुकूमत कहते किसे है? आपको पहले ये डेफिनेशन बता दें। हुजूर, फेडरल कैबिनेट को, फेडरल कैबिनेट है, ठीक, अच्छा, लेकिन आप ट्रेरी बेंचेस पे तो बैठे हुए ना सर, ट्रेरी बेंचेस पे तो आप बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में, तो आप देखिए दोबारा सुन ले। हुकूमत का हिस्से का मतलब ये है कि काबीना में हिस्सेदार हो, और ट्रेजरी बेंच में है कि हुकूमत के सपोर्टर, हमने हुकूमत को सपोर्ट किए, हम नहीं होते तो वो शहबाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म अपने भाई नहीं बनाना चाह रहा था, हमने बना के दिया दूसरी मर्तबा, तो ये तो हमारी मेहरबानी है। दूसरी बात ये, हम हुकूमत का बार बार, आप भी न्यूज आप अपने चैनल में दिखाते होंगे कि बार बार नून लीग ने ऑफर किए कि काबीना में शामिल हो जाए, पीपल्स पार्टी नहीं हो रही शामिल। हमारे सीएसी का इजलास, उसमें बाकायदा फैसला हुआ कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, ये हमारी मजबूरी है। चलिए, ये पीपल्स पार्टी जरूर है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पीपल्स पार्टी के फैसले होते हैं, तो सर अगर आप ये बता दीजिए कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास वैसे कब स्केड्यूल्ड है, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान में तो नहीं है, वो भी बैरून मुल्क दौरे पे, तो कोई मुस्तकबिल करीब में सीईसी होने जा रही? कोई नहीं होने जा रही है। Now this is news for me. कोई तारीख है न, पता है कि महीने में होगा, 2 महीने में होगा, जब मेरे क़यादत समझेंगे, बेहतर समझेंगे, इजलास बुला लेंगे अगले दिन। लेकिन फिलहाल दूर दूर तक कोई इजलास का न कोई एजेंडा है, न कोई इजलास के लिए कोई मशावरत हो रही है। तो ये चीज क्लियरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, कोई इजलास का पता नहीं है, कब बुलाए नहीं बुलाए, ये हमारी क़यादत के ऊपर डिपेंड करता है। लिहाजा फिलहाल कोई नहीं है, ना आपको इतला है, ना मुझे इतला है, ना हमारे किसी वर्कर को इतला है कि इजलास बुलाएंगे भी कि नहीं बुलाएंगे। अच्छा मधु खेर साहब, बिल्कुल, ये तो एब्सोल्युटली नॉट है पीपल्स पार्टी की तरफ से। सर एक और क्लैरिटी मुझे ये दे दीजिए कि आप तो बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, फेडरल कैबिनेट को हुकूमत कहते हैं, वजीर आजम हुकूमत है, तो फिर हुकूमत को पीपल्स पार्टी की इतनी मजबूरी क्या है कि पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी तो हमने ये फैसला करना है, ये हुकूमत फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? मेरे ख्याल में हुकूमत को भी पता है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा मिसाल देख के सुनाऊंगा। मैं जाती तौर पे, मेरे पार्टी जो फैसला करेगी सड़कों पे, जाती तौर पे मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीटीआई की पाबंदी होगी। पीटीआई पर पाबंदी का मतलब वो माजी में भी पीटीआई ने टीएलपी पे लगा लिया, या माजी में हम पे लग गया, या हमारी साबका हुकूमत ने किसी पार्टी पे लगाया, उसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं रहा।
लिहाजा एक चीज, दूसरी बात ये कि पीटीआई एक बस है, उसकी ड्राइविंग सीट पे इमरान खान साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं। अब वो बस अगर कोई एक्सीडेंट कर दें तो बस को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। आप बस के ड्राइवर या फिर जो मुसाफिर है जिन्हें मशवरा दिया ड्राइवर को कि ऐसे गलत चलाओ, वो आप कर सकते हैं। तो बस को आप सीज करके, बस को आप बैन करके, मेरी समझ में तो नहीं आ रही ये बात। बस के ड्राइवर को जरूर सजा दे। ठीक, यानी आप कह रहे हैं पार्टी पे पाबंदी लगाना तो नहीं, सियासी तौर पे कोई अच्छा फैसला नहीं होगा, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल पे आर्टिकल 6 लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। उस पे भी मैं, देखिए, मैं आपको हवाला देने के बावजूद ये कह रहा हूं कि हम 77 साल में एक दूसरे को गद्दार और काफिर के फतवे हमने बहुत दे दिया। अब हमें इस गद्दार के और काफिर के फतवे से बाहर निकालना चाहिए। इसके बावजूद कि जहां कौमी असम्बली तोड़ी गई है अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 रुकनी बेंच थी उसने अपनी जजमेंट में कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है। आइन शिकनी का मतलब यह कि आइन तोड़ा गया है, आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। तो आप मुझे बता दो कि आज 1.5 साल बाद हुकूमत को ये चीजें क्यों याद आ रही है? उस वक्त क्यों नहीं कहा, उस वक्त क्यों नहीं किया है? आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसी दिनों में बयान दिया है कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उस वक्त आपने नहीं लगा लिया। आज जो आपके रिजल्ट सीटों का फैसला हुआ, अच्छा, उस वक्त तो वैसे मंदुखेल साहब आप हुकूमत में थे और बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उस वक्त तो आप हुकूमत में थे, तो इसका तो फिर आप कम से कम बोझ बर्दाश्त करें ना। उस वक्त हमने कहा तो हुकूमत नहीं लगाया। आज हम नहीं कह रहे हुकूमत जोर दे रही है, हम लगा रहे हैं। आप लगा ले हुकूमत का, पार्टी का फैसला होगा, जो पार्टी का फैसला होगा, और मुझे और हम सब कारकुनों को मानना पड़ेगा वो फैसला। लेकिन सवाल ये कि ये आपको आज क्यों याद आई ये बात, उस वक्त क्यों नहीं लगाया है? इसका मतलब ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले से, जो गोर के मैं इस फैसले से भी इख्तिलाफ रखता हूं, उस फैसले का कानून आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक सियासी फैसला था। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो भूख हड़ताल के जरिए हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं। अब तहरीक इंसाफ भूख हड़ताल करके बज़ाहिर तो सिर्फ हवा में तीर चला रही है, और सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ अलामती भूख हड़ताल कर रही है, और ये भूख हड़ताल 4 या 5 घंटों से ज़्यादा की नहीं है। अब सवाल ये कि क्या ऐसी भूख हड़ताल से तहरीक इंसाफ अपने मुतालिबात को मनवा लेगी, जिसका जवाब यकीनी तौर पर नफ़ी में है। ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ भूख हड़ताल रस्मी तौर पर कर रही है और ऐसी भूख हड़ताल का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में कई अफराद भूख हड़ताल की जो कामयाब भी हुई, इसकी 2 मिसालें भारतीय लीडर अन्ना हज़ारे ने हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवाने के लिए 12 दिन की कामयाब भूख हड़ताल की, जिसका नतीजा ये निकला कि भारतीय पार्लियामान के दोनों ऐवानों, राज्यसभा और लोकसभा में उस वक्त की हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन जमात भारतीय जनता पार्टी को अन्ना हज़ारे के मुतालिबात की हिमायत करना पड़ गई। फिर इसी तरह महात्मा गांधी को अंग्रेज़ हुकूमत ने 1922 से 1942 तक 4 मरतबा लंबी कैद में डाला और गांधी जी ने सिविल लाफरमानी के तहत कई बार भूख हड़ताल की। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि गांधी को जेल में भूख हड़ताल के सबब कुछ हो जाए। यही वजह थी कि गांधी अपने मुतालिबात मनवाने में अक्सर कामयाब हो जाते थे। लेकिन क्या इस अलामती भूख हड़ताल से जो तहरीक इंसाफ कर रही है, उससे मुतालिबात मंजूर हो सकेंगे? इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब जो इस अलामती भूख हड़ताल का हिस्सा भी हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो पीटीआई 4 घंटे की अलामती भूख हड़ताल पार्लियामान के बाहर कर रही है, ये भूख हड़ताल है या कोई डाइट प्लान चल रहा है आपका? देखिए, ये एहतजाज के अपने तरीके होते हैं और ये टोकन स्ट्राइक है। और जैसे ही भूख हड़ताल खान साहब की तरफ से ऐलान होगा तो इंशाल्लाह ताला पार्टी पूरी तरह मुस्तहकम है। पार्टी ने फैसला किया है कि हर जो कानूनी रास्ता है एहतजाज का वो हम अपनाएंगे। तो ये एक पुरअमन रास्ता भी है और ये एक महज़ब माशरे में ये एक टोकन स्ट्राइक भी है। देखिए, अलामती भूख हड़ताल है, आप कह रहे हैं अलामती भूख हड़ताल है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप ये कहें कि आपने अलामती रोज़ा रखा हुआ है। रोज़ा तो नहीं है लेकिन अलामती रोज़ा है, तो इस तरह की अलामती भूख हड़ताल से आपके मुतालिबात मंजूर हो जाएंगे शौकत यूसुफजई साहब? देखिए, यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो कोई आइन कानून तो अब नज़र भी नहीं आ रहा है। जिस मुल्क के अंदर आइन कानून की बालादस्ती ना हो, उसमें आप 1 घंटा करें या 24 घंटे करें, लेकिन जाहिर है एहतजाज का तरीका है और दुनिया देख रही है कि कितना जुल्म हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ। तो हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे उस तरफ न जाएं जिससे अनारकी हो, जिससे इंतशार हो, क्योंकि मुल्क मुश्किल में है।
चलिए मैं एक चीज अगर मान लेते हैं यूसुफ साहब, अगर एक चीज मान लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जितना तशद्दुद हो रहा है या जुल्म हो रहा है या पकड़ धकड़ हो रही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इससे पहले कभी किसी पर नहीं हुआ, लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाह रही है या मुजाहरा करना चाह रही है, क्या ये उस तशद्दुद के सामने या उस पकड़ धकड़ के सामने को आहनी दीवार बन के खड़ा हो सकता है कि आप 4 घंटे के लिए आएँ और पार्लियामान के बाहर खड़े हों, बैठ जाए कैंप के अंदर और कहे कि हम अलामती भूख हड़ताल पे? देखें, हुकूमत के अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म हया है तो ये काफ़ी है। जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्कों में इसी तरह होता है, एहतजाज होता है या असम्बलियों में जाके लोग काली पट्टियां बांध देते हैं। तो काली पट्टियां बांधने से क्या होता है, लेकिन एक अलामती एहतजाज होता है जिसपे हुकूमत एक्शन लेती है। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पे आप कुछ भी कर लें। मैंने जैसे कहा ना, यहाँ हुकूमत का एक ही मकसद है कि अपोजिशन को क्रश करो, अपोजिशन ना होने दो। और यही सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा। और जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, आप कहें कि जी हमने मुल्क को तरक्की दी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो हम तो देखें, मुल्क के हालात को देखते हुए अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने हमारे एहतजाज जारी है। मजबूर किया गया तो डेफिनेटली फिर वही रास्ता इख्तियार करेंगे जो आप कह रहे हैं आपकी ख्वाहिश है। नहीं, मेरी ख्वाहिश ये नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनली भी अगर आप सक्सेसफुल जो हंगर स्ट्राइक्स है वो देखें तो अन्ना हज़ारे की हमारे हमसाया मुल्क के अंदर अन्ना हज़ारे की 15 दिन की ऐसी हंगर स्ट्राइक थी कि जिसके बाद फिर जो हुकूमत थी उसको घुटनों पे आना पड़ा। गांधी की हंगर स्ट्राइक बड़ी मशहूर है और दीगर भी इंटरनेशनली भी अगर आप बात करें तो जितना आप जुल्म बता रहे हैं कि पीटीआई पे हो रहा है, तो इस तरह की, मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की मूव से, मोमेंटम से क्या ये हुकूमत जिसको आप कहते हैं बहुत जाबिर हुकूमत है, ये घुटनों पे आ जाएगी? ऐसे तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है कि पीटीआई मोमेंटम नहीं बना पा रही या उस तरह से मोबिलाइजेशन है नहीं, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई की लीडरशिप है और लीडरशिप जाहिर है अपनी एक मतमली उन्होंने बना ली है। अब जाहिर है जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, जिन मुश्किलात से हम दो चार हैं, तो उसमें सारी एक मतमली तो टीवी पे आके बयान नहीं की जा सकती। लेकिन जाहिर है जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो आवाम के सामने हम ला रहे हैं और यही जमहूरियत का खासा है। और उस पर रोने धोने की बजाय हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को पता हो कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। लास्टली एंड वेरी क्विकली, शौकत यूसुफ साहब, कोई मौसर रास्ता है आपके पास एहतजाज का इसके अलावा, या इसके आगे जो पेशरफ्त है वो क्या होगी? अगला कदम क्या होगा? क्या खान साहब भी ऐसी भूख हड़ताल की बात कर रहे थे जैसी आप कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और जाहिर है तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप है और वो लीडरशिप जो है वो ही फैसला कर सकती है और किस मौके पे कौन सा फैसला करना है। जाहिर है यही लीडरशिप जो है वो इमरान खान के साथ इनकी मुलाकातें होती हैं और वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेती हैं। तो डेफिनेटली इसमें कोई हिकमत होगी और उस हिकमत के तहत हम चल रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद। महंगाई के बढ़ते अजाब ने गरीब आदमी की समझ और अकल पर इस कदर पर्दे डाल दिए कि भाई भाई के खून का प्यासा है। बिजली के बढ़ते बिल खूनी बिल बनते जा रहे हैं। हुकूमत अपनी अयाशियों का सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल रही है। आए रोज बिजली के फी यूनिट में इजाफा होता चला जा रहा है कि सूरत हाल यहाँ तक आन पहुंची है कि गरीब तबके के पास बिजली के बिलों की अदायगी के लिए पैसे तक नहीं। गुजरावाला में भी 30,000 के बिजली के बिल ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। वाकया बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक कुछ यूँ है कि एक भाई ने बिजली का ज्यादा बिल आने पर तल्ख कलामी के बाद अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। मकतूल उमर के रिश्तेदार के मुताबिक बड़े भाई गुलाम मुर्तज़ा ने छोटे भाई को धमकी दी, या तो बिजली के बिल के पैसे दो या फिर घर से निकल जाओ। इसी बात पर मामला बिगड़ा और नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि उमर घर से बाहर निकला ही था तो उसका भाई छुरी लेकर उसके पीछे भागा और गली में जाकर उसके गले पर छुरी मार दी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वाकई की एफआईआर मकतूल की अहलिया ने दर्ज कराई है और एफआईआर के मुताबिक मकतूल और उसके बड़े भाई गुलाम मुर्तज़ा का झगड़ा बिजली का ज़्यादा बिल आने पर और इसकी अदायगी के लिए पैसों की तकसीम पर शुरू हुआ। एफआईआर में मुद्दई का दावा है कि इसी झगड़े के दौरान मुलजिम तैश में आया और छुरी लेकर मेरे शौहर के पीछे भागा। वो अपनी जान बचाने की गरज से घर से बाहर निकला, जहाँ मेरे जेठ ने उसके गले पर छुरी फेर कर उसे कत्ल कर दिया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और उसकी जो वजह है वो बिजली का बिल है। अब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का ताल्लुक है तो मुल्क में इस वक्त IPPs का मामला, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का मामला, उसकी बाज़गश सुनाई दे रही है। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी बोल रही हैं। बिजनेस कम्युनिटी इन पर्टिकुलर अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दर पर दस्तक देने का इंदिया दे चुकी है। FPCCI और एप्टमा इस हवाले से खासी मुतहर्रिक है। तो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट FPCCI
ज़की एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़की एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या प्रेयर, क्या पिटिशन लेकर जा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हमारी जो प्ली है उसमें हमने ये कहा है कि ये जो IPPs के एग्रीमेंट हुए हैं इनके फ्राजिंग ऑडिट किया जाए और उसकी बेस के ऊपर फैसले किए जाए। देखिए, अगर एक वक्त में दुनिया में अगर 6 सेंट के ऊपर अगर ऑप्शन अवेलेबल थी पावर प्लांट लगाने की और उसी सेम टाइम में 16 सेंट का अगर लगाया गया है तो इसकी डिटेल में जाना चाहिए हमें। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है कि हम किसी भी IPPs को बंद करने के हक़ में नहीं है, वो भी इंडस्ट्री है पूरी, और हमारे एक पाकिस्तान में उसकी रिक्वायरमेंट भी थी हमारी पावर के लिए। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी सुप्रीम कोर्ट से भी और SIFC से भी कि जो इस पे एग्रीमेंट हुए हैं उसको डिटेल में जाया जाए, उसका फ्राजिक ऑडिट किया जाए और उसके मुताबिक जो उसमें गैप सामने आए उसके मुताबिक उनकी रिवीजन की जाए और रिवाइज़ किया जाए। नहीं ज़की एजाज साहब, जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ऑलरेडी ज़ाहिर है ये मामला एक कंट्रोवर्शियल डोमेन में तो आ गया है, आपको नहीं लगता कि IPPs के साथ एट दिस पॉइंट इन टाइम मामलात को रिविजिट करना, रीनेगोशिएट करना प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल ना हो? फिर उसके अंदर सॉवरेन गारंटीज़ भी हैं, फिर इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हैं, तो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट गोइंग टू बी? देखिए, इसके अंदर 3-4 कैटेगरीज अवेलेबल है। एक है जिसमें फॉरेनर पार्टनर्स अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि लोकल कंपनीज अवेलेबल हैं, कहीं पर डायरेक्ट खुद गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो इसको डिफरेंट वे से देखना पड़ेगा। और आज जैसे कि आपको पता है कि वज़ीर ख़जाना मेरे ख्याल से चाइना गए हुए हैं और चाइनीज़ कंपनीज ने भी ये कहा है कि जो लोकल कंपनीज़ के साथ आप करेंगे हम भी करने के लिए तैयार हैं, ये उनकी तरफ से उनको ऑफ़र आई है। तो देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जब जंग लग जाती है, जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सुपरसीड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, मलेशिया में भी ऐसा हुआ और दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। तो हम जब प्ली लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आप इंशाल्लाह ताला हम इसको अच्छी तरीके से वहाँ पर फाइट करेंगे और प्रोफेशनली इसको हम डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अब बिजनेस कम्युनिटी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, आपको अदालती चाराजोई करनी पड़ रही है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। क्या वजारत तवानाई लेवल पर या हुकूमती सतह के ऊपर ये मामला हल नहीं हो सके? ये वहाँ पर कोई डेडलॉक आ गया जिसके बाद आप अदालती चाराजोई करेंगे? देखिए, बहुत बदकिस्मती है कि ये इस वक्त 24 करोड़ आवाम का इशू है, लेकिन अभी तक किसी भी इदारे ने, जिसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, चाहे एनर्जी के मिनिस्टर हों, अब तक बिज़नेस कम्युनिटी से उन्होंने रब्ता नहीं किया है। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि सीरियसनेस जो है इस वक्त गवर्नमेंट की क्या है। इस वक्त 24 करोड़ लोगों का इशू है। देखिए, इंडस्ट्री 25% इस वक्त बंद हो चुकी हुई है और बाकी 25% इन प्रोसेस में है। तो आप इस वक्त देखें कि जो बजट आया है, बजट में IPPs का जो इशू है ठीक है ना, वो तो एड्रेस नहीं हुआ। उसके अलावा उन्होंने इंटरेस्ट रेट को भी कम नहीं किया, ठीक है ना, और टैक्सेस की भरमार कर दी है। और देखिए, इसके अलावा देखिए, जो चाइना ने भी कहा है कि जो बिजली चोरी है आप उसको क्यों नहीं रोक रहे, जो लाइन लॉसेज है वो क्यों नहीं आप रोक रहे। तो IPPs का भी एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है नो डाउट, लेकिन इसके साथ मल्टीपल इश्यूज हैं। ये कोई ओवरनाइट तो नहीं हुआ, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ है, ये बिल्डअप हुआ है, पाइलअप हुआ है, ये इशू स्नोबॉल हो गया है। मैं ये जान, ये 94 से ये काम शुरू हुआ है सर। मैं आपके नॉलेज में ये लाना चाह रहा हूँ कि 48,000 पे बात नहीं रुक रही, अभी पाइपलाइन में और कई मेगावाट, 1000 मेगावाट इस पाइपलाइन में है। आप अंदाजा तो करें कि अवाम के ऊपर। ज़की एजाज साहब, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI हमारे साथ मौजूद थे। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ राय सियासी दुश्मनी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पंजाब असम्बली के बाहर लगे भूख हड़ताली कैंप पर, जहाँ पर एक खातून ने, ताहिर अंजुम, मारूफ कॉमेडियन है और सियासी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी भी बताते हैं, और बानी PTI की अगेंस्ट बात करने पर, यानी उनके ख़िलाफ़ बात करने पर PTI को वो बात इतनी नागवार गुजरी। पर्टिकुलरली ये खातून जो वहाँ पर मौजूद थी और वो वीडियो में अपना नाम भी बता रही हैं, उन्होंने ताहिर अंजुम को उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ना सिर्फ मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि मारूफ फनकार है उनके कपड़े भी फाड़ दिए। अब अगर इसको कल्ट कहें या ख़ास जज्बात में बहना कहें, जज्बात की रौ में बह जाना कहें, कुछ भी कहें, जस्टिफाइड तो किसी तरह से भी नहीं है। आप ज़बान से बात कर सकते हैं, ज़बान से की गई बात का जवाब दे सकते हैं, मगर एक ख़ातून का इस तरह से लपकना और फिर दीदा दलेरी से
उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, कपड़े फाड़ना, और ये सब ज़ाहिर है कैमरे की आंख ने मनाजिर फिल्म बंद किए और हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो अगर इख्तलाफ राय सियासी दुश्मनियों में तब्दील होगा तो ये माशरे के लिए, सोशल फैब्रिक के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।